नमस्कार दोस्तों। कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कास्ट क्लासेज में आज का हमारा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम द्वीप समूह का जिक्र करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने भारत के तटीय मैदान का जिक्र किया था। आज हम भारत के प्रमुख द्वीप समूह देखेंगे। भारत के प्रमुख द्वीप समूह और भारत के प्रमुख द्वीप जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है, हम उनका अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि शायद जो पहले वीडियो आपने देखी होगी वो आपको अवश्य ही समझ में आ रही होगी और आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए। सब कुछ आपको नॉर्मल तरीके से समझ में आएगा, अच्छे तरीके से। आइए भारत के द्वीप समूह और भारत के जो द्वीप है उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि द्वीप होता क्या है। द्वीप होता क्या है, इससे पहले भी हमने आपके सामने जिक्र किया था कि धरातल का वह क्षेत्र, धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी लगा हो। ऐसे मान लेते कि ये कोई धरातल का क्षेत्र है, इसके चारों तरफ पानी लगा है, ये सारा पानी का एरिया है और ये धरातल का क्षेत्र है। ये किस नाम से जाना जाएगा? द्वीप के नाम से, आइलैंड के नाम से। याद रखिएगा, धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी लगा होता है किस नाम से जाना जाता है? द्वीप के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही काफी द्वीप जो पास पास है उन द्वीप उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। एक उनका ग्रुप होता है, उनको किस नाम से जानते हैं? द्वीप समूह, ग्रुप आइलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर जो भी द्वीप है और द्वीप समूह है उनको दो भागों के अंदर बांटा गया है। भारत के अंदर जो भी द्वीप है और जो भी द्वीप समूह है उनको दो भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें नाम आता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप और उसके बाद में नाम आता है अरब सागर के द्वीप। याद रखिएगा, अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। भारत में द्वीप समूह को दो भागों के अंदर बांटा है, जिसमें नाम आता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप और जिसमें नाम आता है अरब सागर के द्वीप। तो याद रखिए चीजें। आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह का जिक्र करने से पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं भारत का, उसके बाद में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की। देखें, अपने पास में एक ऐसा एक भारत है। यहां पर हमारे पास में एक द्वीप समूह पड़ता है जिसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमने कल भी आपसे जिक्र किया था कि भारत में जो सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है, भारत में सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री लाइन है, वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश यूटी की है? तो आप याद रखिएगा अंडमान निकोबार की। और कितना है? तो आप याद रखिएगा 1962 किलोमीटर। लेकिन ये एक भारत का मैप है और इसी भारत के मैप के ऊपर हमने आपको अंडमान निकोबार दिखाया है। ये अंडमान निकोबार जिसकी स्थिति क्या है, देखिए आप साथ के साथ में इन क्वेश्चनों को आप लिखते हुए चलिएगा। आप एक दिन बेहतर परिणाम करेंगे और आपसे ताकतवर इंसान कोई भी पृथ्वी के ऊपर है नहीं। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। आपका ताकतवर माइंड है, तभी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ताकतवर है तभी तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत प्रतिभाशाली है आप। लेकिन इन क्वेश्चनों को आप साथ के साथ में लिखते हुए चलिएगा। साथ के साथ में लिखेंगे तो आपको निकट भविष्य में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये हमारे पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पॉइंट की बात करें कि इसकी स्थिति क्या है। ये हमारे पास में खाड़ी पड़ती है बंगाल की खाड़ी। ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी का है, ये क्षेत्र किसका है? अरब सागर का है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर के अंदर स्थित है। एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा। दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह
पश्चिम बंगाल के तटीय भाग से 2000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अवस्थित है। ये जो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल का जो तटीय भाग है इससे लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थित है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपने डायग्राम के ऊपर, एक मानचित्र के ऊपर आपने देख लिया है। अब हम अंडमान निकोबार का संपूर्ण विवरण जानेंगे, अंडमान निकोबार के बारे में सभी चीजों का निष्कर्ष जानेंगे, सभी चीजों अंडमान निकोबार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं वो सभी क्वेश्चन देखेंगे और अंडमान निकोबार का इतिहास हम पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहले नाम आता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान जो शब्द है, यह शब्द मलय भाषा के हादुमन शब्द से आया है। याद रखिएगा, अंडमान शब्द मलय भाषा के हादुमन शब्द से आया है, जो हिंदू देवता हनुमान का परिवर्तित रूप है। याद रखिएगा, अंडमान जो शब्द है वो मलय भाषा के शब्द हादुमन से आया है। अंडमान शब्द मलय भाषा के शब्द हादुमन से आया है। हादुमन शब्द हिंदू देवता हनुमान का प्रावर्तित रूप है। याद रखिएगा, हिंदू देवता जो है हनुमान, उस शब्द का प्रावर्तित रूप है हादुमन। उसके बाद में नाम आता है निकोबार का। निकोबार के यदि पॉइंट की बात करें तो निकोबार भी कौन से भाषा के शब्द से आया है? मलय भाषा के शब्द से। और इस निकोबार का अर्थ क्या होता है तो आप याद रखिएगा, अर्धनग्न लोगों की भूमि। याद रखिएगा ये चीजें, अर्धनग्न लोगों की भूमि निकोबार का अर्थ होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, अंडमान मलय भाषा के शब्द हादुमन से आया है, जिसका जो हिंदू देवता है हनुमान, उसका परावर्तित रूप है हादुमन। निकोबार के पॉइंट की बात करें, मलय भाषा के शब्द से निकोबार की उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है अर्धनग्न लोगों की भूमि। ये अंडमान निकोबार का नामकरण के बारे में क्वेश्चन था। हालांकि ये गवर्नमेंट एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। लेकिन हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम यहां पर एक बड़े डायग्राम के ऊपर देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी या पश्चिम बंगाल के तटीय भाग से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अवस्थित है, जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर के अंदर स्थित है। इसी चीज को हम यहां पर एक बड़े मैप के ऊपर देखेंगे। देखिएगा, हमारे पास में यहां पर मान लेते हैं कि ये जो द्वीप समूह है, ये जो क्षेत्र है हमारे पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसके अंदर जो टोटल आइलैंड है, टोटल जो द्वीप है अंडमान के ऊपर, वो कितने हैं तो आप याद रखिएगा 572 द्वीप। यदि हम बात करें कि भारत के अंदर लगभग कितने द्वीप है तो आप बताएंगे कि भारत के अंदर लगभग 1256 द्वीप है। ये चीजें याद रखिएगा, जिसमें से 572 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे 3 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसके अंदर टोटल द्वीप 572 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी 3 है और कितने भागों के अंदर बांटा हुआ है? 3 भागों के अंदर। और अंडमान निकोबार के अंदर लोकसभा की सीट कितनी है तो 1 लोकसभा की सीट है। उसके बाद में अंडमान निकोबार बना कब था तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार बना था 1 नवंबर 1956 के अंदर अंडमान निकोबार बना था। ये वही 1956 है जब सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। मिस्र देश ने, इजिप्ट देश ने सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। आपको मालूम होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है, उस नील नदी का वरदान कौन से देश को कहते हैं तो मिस्र देश को, इजिप्ट देश को कहते हैं। लेकिन ये सभी क्वेश्चन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आते जाएंगे। लेकिन आपने याद रखना है, अंडमान निकोबार जो बना था वो कब बना था? 1 नवंबर 1966 के अंदर, जिसे 3 भागों के अंदर बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अंडमान द्वीप समूह। उसके बाद में नाम आता है मध्य अंडमान द्वीप समूह और उसके बाद में नाम आता है
अंडमान मध्य अंडमान द्वीप समूह, और उसके बाद में नाम आता है किसका, निकोबार द्वीप समूह का। किसका नाम आता है, निकोबार द्वीप समूह का नाम आता है। उसके बाद में अंडमान का उत्तरी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी अंडमान के नाम से, उत्तरी अंडमान के नाम से, और दक्षिणी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी अंडमान के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, उत्तरी हिस्सा उत्तरी अंडमान के नाम से, दक्षिणी हिस्सा किस नाम से, दक्षिणी अंडमान के नाम से। बीच में पड़ता है मध्य अंडमान, बीच में कौन सा अंडमान पड़ता है, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान का नीचे का जो हिस्सा है वो किस नाम से जाना जाता है, लघु अंडमान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लघु अंडमान। ये नीचे पड़ता है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है, कार निकोबार के नाम से। किस नाम से, कार निकोबार के नाम से। और दक्षिणी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे 3 भागों के अंदर बांटा गया है, अंडमान, मध्य या लघु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान का उत्तरी हिस्सा उत्तरी अंडमान, दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी अंडमान है। बीच में मध्य अंडमान, लघु अंडमान। निकोबार का उत्तरी हिस्सा कार निकोबार और निकोबार का दक्षिणी हिस्सा ग्रेट निकोबार है। पहला क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो अंडमान निकोबार की यदि राजधानी के पॉइंट की बात करें तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसमें नाम आता है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी है। लेकिन ये तो एग्जामिनर आपसे बताएगा, एग्जामिनर ये क्वेश्चन तो आपसे बताएगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन एग्जामिनर पूछता यह है कि पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो कहां पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा दक्षिणी अंडमान के ऊपर इसकी राजधानी स्थित है। कहां पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान के ऊपर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च चोटी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, उस सर्वोच्च चोटी का नाम है सैडल पीक। क्या नाम है, सैडल पीक उसका नाम है। ये अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है और ये चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 738 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है सैडल पीक जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है और कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा सैडल की पहाड़ियों के ऊपर ही स्थित है। लेकिन इसके साथ में एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी आपसे बताएगा, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो लेकिन एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन बताएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, लेकिन सैडल पीक कहां पर स्थित है ये भी आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा सैडल पीक कहां पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान के ऊपर स्थित है सैडल पीक। याद रखिएगा उत्तरी अंडमान के ऊपर सैडल पीक स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका सबसे उत्तरी था अंडमान, जिसका हमने पढ़ा है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के 2 पॉइंट देखे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मध्य अंडमान या लघु अंडमान के पॉइंट की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से ये निकलता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है जिसमें नाम आता है मध्य अंडमान में। याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसमें नाम किसका आता है, मध्य अंडमान का नाम आता है। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम क्या है, मध्य अंडमान है। उसके बाद में निकोबार का नाम आता है और ये निकोबार का दक्षिण में जो हिस्सा पड़ता है ग्रेट निकोबार, इसी ग्रेट निकोबार के ऊपर भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो 6 डिग्री और 45 मिनट के ऊपर स्थित है, जो ग्रेट निकोबार के ऊपर स्थित है। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और निकलता है ग्रेट निकोबार का कि एक क्वेश्चन ये बनता है, याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है जिसका दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार है, उसके ऊपर अंडमान निकोबार की दूसरी सर्वोच्च चोटी पड़ती है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान के ऊपर स्थित है जिसकी ऊंचाई 738 है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह
जिसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी ग्रेट निकोबार के ऊपर पड़ती है, और उसका नाम क्या है तो आप याद रखिएगा माउंट थुलियर। ये उसका नाम है माउंट थुलियर, और इस माउंट थुलियर की ऊंचाई कितनी है तो याद रखिएगा 642 मीटर। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट थुलियर, जो ग्रेट निकोबार के ऊपर स्थित है, और कितना है तो आप याद रखिएगा ऊंचाई कितना है 642। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखिए हमारे पास में हमने आपसे बताया था कि भारत और म्यांमार की सीमा के ऊपर एक हिमालय फैला हुआ है, और उस हिमालय का नाम क्या है तो आप याद रखिएगा अराकान योमा उस हिमालय का नाम है, अराकान योमा। ये हमने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। उसी अराकान योमा का हिस्सा बताया गया है कौन सा द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला आगे बंगाल की खाड़ी के अंदर जाता है, और उसी का उठा हुआ पार्ट बताया गया है कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये एक बार कौन बनेगा करोड़पति के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान जो है अराकान योमा हिमालय उसी का पार्ट बताया गया है। काफी बुकों के अंदर आपको ये भी मिल जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये पूरा द्वीप है ये ज्वालामुखियों के कारण बना है। लेकिन हम आपसे बता देते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें नाम आता है बैरन, याद रखिएगा बैरन द्वीप के ऊपर स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, और बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। लेकिन बैरन द्वीप का हम जिक्र करें कि बैरन द्वीप कहां पर स्थित है तो आप याद रखिएगा बैरन द्वीप हमारे पास में यहां पर पड़ता है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिए, याद रखिए ये क्वेश्चन आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिए। बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से उत्तर पूर्व दिशा के अंदर लगभग 135 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थित है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, तो इसके ऊपर क्या विस्फोट के प्रमाण मिले हैं कि विस्फोट कब हुआ, तो याद रखें कि बैरन द्वीप के ऊपर पहली बार विस्फोट हुआ था 1787 के अंदर। बैरन द्वीप के ऊपर पहली बार वोल्केनो विस्फोट हुआ था, जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था वो 1787 के अंदर हुआ था। उसके बाद में लगातार ज्वालामुखियों का विस्फोट होता रहता है, इसी कारण ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन भारत के अंदर पहले और भी सक्रिय ज्वालामुखी थे, भारत के अंदर पहले और भी सक्रिय ज्वालामुखी थे, और वो सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से थे, लेकिन वो थे अंडमान निकोबार के ऊपर ही। और वो सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से थे तो आप याद रखिएगा बेसलैंड द्वीप के ऊपर और नारकोंडम द्वीप के ऊपर, याद रखिएगा नारकोंडम और बेसलैंड। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी हुआ करते थे भारत के, लेकिन याद रखें कि ये वर्तमान में परसुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट वोल्केनो है। परसुप्त ज्वालामुखी जिसमें एक बार विस्फोट होने के बाद में दोबारा काफी समय बाद विस्फोट होता है या अचानक विस्फोट होता है जिसका पता किसी को भी नहीं होता, वो डोरमेंट वोल्केनो होता है, परसुप्त ज्वालामुखी होता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। बैरन द्वीप जो है जिसके ऊपर पहली बार विस्फोट हुआ 1787 में, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो और भी होते थे बंगाल की खाड़ी के अंदर, जिसमें बेसलैंड और नारकोंडम का नाम आता है। लेकिन वर्तमान में ये सभी कौन से ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है तो आप याद रखिएगा कौन से ज्वालामुखी का एग्जाम्पल बनते हैं तो याद रखिएगा परसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो का नाम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितने डिस्ट्रिक्ट है या उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्टों में बांटा गया है तो याद रखिएगा 3 डिस्ट्रिक्टों के अंदर बांटा गया है। पहला अंडमान डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में लघु अंडमान डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में ग्रेट निकोबार का नाम आता है। याद रखिएगा पहला अंडमान, उसके बाद में मध्य अंडमान, उसके बाद में निकोबार का नाम आता है। उसके बाद में आप याद रखिएगा अंडमान निकोबार के अंदर लोकसभा की सीट कितनी है, 1 सीट है अंडमान निकोबार के ऊपर। अभी हाल ही में 1 वर्ष पहले कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप थे जिनका नाम बदला गया था। वो नाम कौन कौन से द्वीप का बदला गया था तो वो चीजें आप देखें।
एक द्वीप हुआ करता था अंडमान निकोबार का जिसका नाम था रोस आइलैंड। एक द्वीप था जिसका नाम था रोस आइलैंड, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो आप याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा एक द्वीप था जिसका नाम था रोस आइलैंड और जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। दूसरा द्वीप हुआ करता था नील आइलैंड, नील द्वीप हुआ करता था नील आइलैंड, उसका नाम कर दिया गया शहीद द्वीप। क्या नाम कर दिया गया, शहीद द्वीप। और तीसरा है हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड जिसका नाम क्या कर दिया गया, स्वराज द्वीप। ये चीजें आप अवश्य ही लिखते हुए चलिएगा साथ के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रोस आइलैंड जिसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया, नील आइलैंड जिसका नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया, और हैवलॉक द्वीप जिसका नाम क्या कर दिया गया, स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो आप ये सभी चीजें आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। ये सभी चीजें आपने शायद अवश्य लिख ली होगी और नहीं लिखी है तो ये चीजें लिख लें आप। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कौन से हाईकोर्ट के अधीन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आप देख रहे हैं ये कौन से हाईकोर्ट के अंदर स्थित है, हाईकोर्ट के अधीन स्थित है, तो आप याद रखिएगा ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन है। याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो द्वीप समूह है ये कौन से हाईकोर्ट के अधीन है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन है तो कलकत्ता जो आपको सभी को मालूम है हुगली नदी के ऊपर पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट कब बना था, तो आप ये चीजें याद रखिएगा भविष्य के लिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 के अंदर बना था। कलकत्ता हाईकोर्ट जो है उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट बना था। ये चीजें याद रखें, फिर से एक बार बता देते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 के अंदर बना था। अब जिक्र हुआ है हाईकोर्ट का, तो हाईकोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो याद रखिएगा 214 के तहत, 214 के तहत आता है। आर्टिकल जो है 214 आर्टिकल के तहत कौन सा आता है, तो याद रखिएगा हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल के तहत आता है। याद रखिएगा आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और आर्टिकल जो अनुच्छेद 214 है वो हाई कोर्ट से संबंधित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से हाई कोर्ट के अधीन है, तो याद रखिएगा कौन से हाईकोर्ट के अधीन, कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन। लेकिन अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी एक विशेषता और है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर 242 प्रकार की चिड़िया मिलती है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके ऊपर 242 प्रकार की चिड़िया मिलती है, जिसके कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह को चिड़ियों का द्वीप भी कहा जाता है। ये चीज आपके भविष्य में काम आएगी, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसके ऊपर 242 प्रकार की चिड़िया मिलती है और उसी के कारण इसे किस नाम से भी जाना जाता है, चिड़ियों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में फसल कौन सी होती है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अंडमान निकोबार के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में फसल होती है चावल, और चावल जो है वो खरीफ की ऋतु के अंदर भी उगाया जाता है और ये दक्षिण भारत के अंदर रबी वगैरह के तहत भी उगा लेते हैं। लेकिन उत्तर भारत में मुख्य रूप से खरीफ की ऋतु के अंदर उगाया जाता है। कौन सा चावल, चावल जिसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है लगभग औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस और औसत वार्षिक वर्षा जो पूरे साल में उस स्थान के ऊपर वर्षा होती है वो वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो आप याद रखिएगा वो वर्षा होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर के समथिंग। चावल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मुख्य फसल है, ये चीजें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो देखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से हाईकोर्ट के अधीन है, तो आप ये चीजें याद रखिएगा कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन। ये सभी द्वीप हो गए, आपने देख लिए कि कौन कौन से द्वीप का नाम बदला गया है, ये सभी चीजें याद रखें। और चिड़ियों के द्वीप के नाम से भी किसे जानते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को चिड़ियों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका एक बार थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले किसने राज किया था, कौन कौन इसके ऊपर राज करता था और कैसे कैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भारत का हिस्सा बना। लेकिन एक नदी है जो अंडमान निकोबार के ऊपर बहती है। एक अंडमान निकोबार इस प्रकार से हमने आपसे बताया था ये 3 भागों के अंदर बटा है।
तो अंडमान के ऊपर एक स्थान पड़ता है लघु अंडमान, बीच में मध्य अंडमान, उसके ऊपर एक नदी बहती है यहां पर, उस नदी का नाम है कलपोंग नदी। कलपोंग नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र नदी है। कलपोंग जो नदी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र नदी है। कौन सी? कलपोंग नदी। और ये कलपोंग नदी कौन सी खाड़ी बनाती है? तो याद रखिएगा, एरियल खाड़ी बनाती है। और ये कलपोंग नदी जो कहां पर गिरती है? तो आप याद रखिएगा, अंडमान सागर के अंदर गिरती है। याद रखिएगा, कलपोंग नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की के ऊपर एकमात्र बहने वाली नदी है। और ये कलपोंग नदी एरियल की खाड़ी बनाती है। और ये कलपोंग नदी कहां पर गिरती है? अंडमान सागर के अंदर ये कलपोंग नदी गिरती है। ये चीजें आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार के इतिहास का पॉइंट जिक्र कर लेते हैं। देखिए, जब जब 1947 की बात होती है, जब जब 15 अगस्त 1947 की बात होती है, तो उनमें अंग्रेजों का जिक्र अवश्य ही होता है। उनमें अंग्रेजों का जिक्र अवश्य ही होता है। अंग्रेज या जो भी व्यापारिक कंपनियां हैं, ये भारत में आए तो थे व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में इनका मकसद बदलता गया और एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने पूरे भारत के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। देखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे भारत का हिस्सा बना। हमारे पास में ये एक मान लेते हैं कि अपना एक छोटा सा भारत बना लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास में भारत है और ये हमारे पास में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका इतिहास काफी पुराना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका इतिहास काफी पुराना है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर 8वीं शताब्दी से और याद रखिएगा 12वीं शताब्दी तक चोल वंश का शासनकाल हुआ करता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर 8वीं सदी से लेकर और 12वीं शताब्दी तक चोल वंश का शासनकाल हुआ करता था। चोल वंश के जो नौसैनिक थे वो यहाँ पर अपना प्रशिक्षण करते थे। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर करते थे। उस समय चोल वंश भारत के तटवर्ती इलाकों से लेकर और इंडोनेशिया तक फैला था। याद रखिएगा, उस समय 8वीं से और 12वीं शताब्दी तक जो चोल वंश का मुख्य नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र हुआ करता था अंडमान निकोबार, उस समय ये चोल वंश है, ये भारत के तटवर्ती इलाकों से लेकर और इंडोनेशिया तक फैला था। समय बीतता गया। जैसे ही समय बीता तो एक टाइम ऐसा था कि 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। 17वीं शताब्दी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर मराठों का अधिकार हो गया और मराठों के नौसेना के जो एडमिरल थे उसका नाम था कन्होजी। याद रखिएगा, कन्होजी एक मूवी वगैरह में भी जिक्र होता है कन्होजी का। मराठा नौसेना के अध्यक्ष जो थे, एडमिरल थे कन्होजी, उन्होंने अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर अस्थायी बेस बनाया था और वहां पर वो भी अपने नौसैनिकों को प्रशिक्षण देता था। लेकिन जैसे ही भारत में पुर्तगाली कंपनियां व्यापार करने के लिए आई थी तो उन्होंने सबसे पहले जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखा था तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उन्होंने क्या नाम दिया था? तो आप याद रखिएगा, काकस द्वीप। याद रखें चीजें। जब पुर्तगाली कंपनियों ने सबसे पहले अंडमान निकोबार को देखा था, जो भी व्यापारी कंपनियां थी पुर्तगाली, उन्होंने सबसे पहले अंडमान निकोबार को देखा था तो उन्होंने इस द्वीप का नाम क्या दिया था? काकस द्वीप। ये सभी पुर्तगाली कंपनियां जो आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में इनका मकसद बिल्कुल बदल गया था। धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे भारत के ऊपर अधिकार कर लिया था। देखिए, पुर्तगाली कंपनियों ने जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखा था तो उनका नाम दिया था काकस द्वीप। हालांकि अंग्रेज जो लोग हैं वो यहां पर सबसे पहले नहीं पहुंचे थे। जो भी व्यापारिक कंपनियां थी या जो भी विदेशी कंपनियां थी उसमें सबसे पहले जो अंडमान निकोबार के ऊपर जो पहुंचे थे वो डेनिस थे। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार के ऊपर सबसे पहले जो विदेशी कंपनियां पहुंची थी उनमें से कौन से लोग हुआ करते थे? डेनिस लोग हुआ करते थे जो अंडमान निकोबार के ऊपर पहुंचे थे। और डेनिस अंडमान निकोबार के ऊपर कब पहुंचे थे? तो आप याद रखिएगा, 1755 के अंदर डेनिस पहुंचे थे अंडमान निकोबार के ऊपर।
1755 में डेनिश कंपनियां जो भी थी वहां पर, विदेशी डेनिश, वो वहां पर पहुंचे और 1756 के अंदर उन्होंने वहां पर एक कॉलोनी विकसित की। 1755 में डेनिश पहुंचे अंडमान निकोबार के ऊपर और 1756 के अंदर उन्होंने वहां पर एक कॉलोनी विकसित की और उस कॉलोनी का नाम क्या दिया गया, तो याद रखिएगा न्यू डेनमार्क, उसका नाम रखा गया। 1756 में कॉलोनी विकसित की और उसका नाम क्या रखा गया, न्यू डेनमार्क रखा गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और एक टाइम ऐसा आया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर पहुंच गए अंग्रेज भी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर अंग्रेज कब पहुंचे थे, तो आप याद रखिएगा 1789 के अंदर। 1789 के अंदर अंग्रेज पहुंच गए अंडमान निकोबार के ऊपर। अब जैसे ही 1789 में अंडमान निकोबार के ऊपर अंग्रेज पहुंचे, धीरे धीरे डेनिश जो लोग थे वहां पर रुके हुए थे, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए। और एक टाइम ऐसा आया कि डेनिश लोगों से उनकी जो कॉलोनियां थी वो खरीद ली। और वो किसने खरीद ली, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने जो भी डेनिश लोग थे उनकी जो कॉलोनियां थी वो कब खरीदी थी, तो याद रखिएगा 1868 के अंदर। 1868 में डेनिश लोगों की जितनी भी कंपनियां थी, कॉलोनियां थी, वो अंग्रेजों ने खरीद ली। अब अंडमान निकोबार के ऊपर 1868 के बाद में संपूर्ण अधिकार किसका हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1868 में अंडमान निकोबार के ऊपर संपूर्ण किसका अधिकार हो गया, याद रखिएगा अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। उसके बाद में भारत अपने आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, अत्यधिक मात्रा में लड़ाई लड़ रहा था। उसके बावजूद भी भारत को आजादी नसीब नहीं हो रही थी। तो सुभाष चंद्र बोस के मन में एक विचार आया, क्यों ना एक फौज खड़ी की जाए जो आजादी के लिए लड़े और भारत को स्वतंत्र करवाए। तो सुभाष चंद्र बोस ने अन्य मुल्कों में, अन्य देशों में रह रहे भारतीयों के साथ में मिलकर एक फौज का गठन किया, जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। और आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1942 के अंदर। आजाद हिंद फौज जो है वो किस प्रकार का कार्य करेगी, तो वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेगी, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ेगी। लेकिन हुआ क्या कि 1942 के अंदर ही द्वितीय वर्ल्ड वार चला हुआ था। द्वितीय वर्ल्ड वार जो चला था वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। और याद रखिएगा 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद का गठन किया था, आजाद हिंद फौज का, उस समय वर्ल्ड वार चला हुआ था। और उस वर्ल्ड वार में जापान ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। उस वर्ल्ड वार में जापान ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। अब वो जापान ब्रिटिश अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करते करते और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच गया था। याद रखिएगा द्वितीय वर्ल्ड वार में जापान अंग्रेजों के खिलाफ था और वो जापान अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करते करते यहां तक पहुंच गया था अंडमान निकोबार के ऊपर। और अंडमान निकोबार के ऊपर जो भी अंग्रेज रह रहे थे उनको खदेड़ दिया था। किसने, जापानियों ने। कहां से, अंडमान निकोबार से। अब जैसे ही 1942 के अंदर अंडमान निकोबार से जापानियों को खदेड़ा गया, 1942 के अंत में उसके ऊपर अधिकार किसका हो गया, जापानियों का। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये किसके अधीन हो गया, किसका इसके ऊपर अधिकार हो गया, तो याद रखिए जापानियों का। लेकिन जो भी जापानी थे या जापान के जो भी उच्च अधिकारी थे या जापान देश है, उसके साथ में सुभाष चंद्र बोस के अच्छे संबंध हुआ करते थे। घटना है मार्च 1943 की। मार्च 1943 में संपूर्ण तरीके से अंडमान निकोबार के ऊपर अधिकार हो गया जापानियों का। जैसे ही अधिकार हुआ, ये खबर सुभाष चंद्र बोस के पास में पहुंचाई गई कि अंडमान निकोबार हमारे कब्जे में है और आप हमसे मिले। अब जैसे ही सुभाष चंद्र बोस के पास में ये खबर पहुंची तो सुभाष चंद्र बोस भी खुश हुए कि जापान तो अपना प्रिय दोस्त है, ये तो अंडमान निकोबार हमें दे ही देगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप के जो द्वीप समूह थे उनका दौरा किया, या सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर पहुंचे और जापानियों से मिले। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, अक्टूबर 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने ऐलान कर दिया कि ये भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी तरफ जापान वाले लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। सुभाष चंद्र बोस ने जो फौज बनाई थी आजाद हिंद फौज, उसका भी ऐलान कर दिया कि ये भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगी। अब भाई साहब जैसे ये ऐलान हुआ तो जापानियों ने और विश्वास जताना शुरू कर दिया, किसके ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। जापानी और सुभाष चंद्र बोस है, जो भी जापान के उच्च अधिकारी थे, पीएम वगैरह थे, उनके संबंध अच्छे थे। और संबंध जैसे युद्ध हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो इसके संबंध और मजबूत हो गए जापानियों के साथ में। और जापानियों ने अपना विश्वास जताते हुए
नवंबर 1943 में, नवंबर 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस के अधीन कर दिया। याद रखिएगा, नवंबर 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस के अधीन कर दिया गया। और स्वतंत्र जो भारत है, स्वतंत्र भारत जिसमें पहली बार जो झंडा फहराया गया था वो कौन से द्वीप समूह के ऊपर फहराया गया था? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसके ऊपर जो झंडा फहराया गया वो कब फहराया गया था? 30 दिसंबर 1943 में झंडा फहराया गया और ये हिस्सा संपूर्ण तरीके से भारत का हिस्सा बना। हालांकि जब मराठा साम्राज्य का इसके ऊपर अधिकार हुआ करता था उस समय भी ये भारत का अधिकार भारत के अंदर आता था, अंडर में आता था, लेकिन उसके बाद में व्यापारिक कंपनियां पहुंची थी, डेनिश पहुंचे थे, अंग्रेज पहुंचे थे, उसके बाद में इसकी कमान जापानियों के हाथों में चली गई थी। और जापानियों ने विश्वास जताते हुए इसको जो सौंपने की घोषणा की थी वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित अंतरिम सरकार को सौंपने की घोषणा की। उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का हिस्सा बना था। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका इतिहास है। और ये शायद आपको एग्जाम की दृष्टि से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको ये चीजें आपको अवश्य पता होनी चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के अधिकार में कैसे आया था। अब हम देखते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर के अंदर स्थित है, इनका जिक्र हमने कर लिया है। अब बंगाल की खाड़ी के अंदर जो और द्वीप हैं उनका जिक्र करते हैं। बंगाल की खाड़ी के जो और द्वीप हैं उनका जिक्र करते हैं। तो देखिएगा यहां पर हमारे पास में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। हमारे पास में यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप जो बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है और कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। यहां से एक नदी बहती है पश्चिम बंगाल के अंदर और ये क्षेत्र है, ये भाई साहब हुगली नदी का है। ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है गंगा सागर द्वीप जो बंगाल की खाड़ी के अंदर है और हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। उसके बाद में देखिए वीडियो आप अंत तक देखें तभी आपके ये द्वीप वगैरह है ये क्लियर हो पाएंगे, बीच बीच में ना छोड़े। और यदि आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो आप विश्वास करके जुड़े रहिए, आपको फायदा होगा बहुत ज्यादा। देखना आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा उत्तीर्ण हो जाएंगे, ये हम पूर्ण दावे के साथ में कह सकते हैं। साथ के साथ में चीजों को लिखते हुए चलिए। गंगा सागर द्वीप जो बंगाल की खाड़ी के अंदर है, जो हुगली नदी के मुहाने पर पड़ता है। उसके बाद में यहां पर एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप का क्या नाम है? न्यू मूर द्वीप। याद रखिएगा न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप है वो कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी के अंदर न्यू मूर द्वीप स्थित है। लेकिन न्यू मूर द्वीप है वो गंगा नदी के मुहाने के ऊपर स्थित है। याद रखिएगा यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा नदी और ये गंगा नदी का मुहाना है, वहीं पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। अब क्वेश्चन ये आता है न्यू मूर द्वीप पहले धरातल का बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ क्षेत्र था, धीरे धीरे न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी के पानी के अंदर बिल्कुल समाहित हो चुका है। लेकिन न्यू मूर द्वीप के ऊपर दो देशों का विवाद था और वो देश हुआ करते थे, एक देश बांग्लादेश और एक हुआ करता था इंडिया। न्यू मूर द्वीप को लेकर कौन से दो देशों के मध्य विवाद था? बांग्लादेश और इंडिया के मध्य। लेकिन इसके ऊपर पूर्णतः अधिकार कौन सा देश जताता है? तो आप याद रखिएगा बांग्लादेश इसके ऊपर पूर्णतः अधिकार जताता है, याद रखें। उसके बाद में नाम आता है व्हीलर द्वीप। हमारे पास में यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम आता है व्हीलर द्वीप। पहला क्वेश्चन कि व्हीलर द्वीप को अन्य किस नाम से जानते हैं? व्हीलर द्वीप को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। व्हीलर द्वीप जिसे याद रखिएगा कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। व्हीलर द्वीप कौन से राज्य के तट पर पड़ता है? तो उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर यहां पर एक नदी डेल्टा बनाती है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी और यहां पर एक नदी डेल्टा बनाती है जिसका नाम है महानदी। याद रखिएगा व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा उनके मुहाने के ऊपर पड़ता है। व्हीलर द्वीप जिसे कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं और यहां से मिसाइल का प्रशिक्षण किया जाता है, मिसाइल वगैरह छोड़ी जाती है। कौन से द्वीप से? व्हीलर द्वीप से। उसके बाद में नाम आता है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप देखने से पहले एक बार हम देखें, ये हमारे पास में एक स्टेट पड़ता है तमिलनाडु
और ये हमारे पास में ऊपर एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। और इस तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर यहां पर एक झील पड़ती है और उस झील का नाम क्या है? पुलिकट झील। कौन सी झील है? पुलिकट झील यहां पर पड़ती है। इस पुलिकट झील के अग्रभाग में, ऊपर वाले भाग में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। याद रखिएगा, ये पुलिकट झील का अग्रभाग है और यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। ये श्रीहरिकोटा द्वीप है, ये पुलिकट झील के अग्रभाग में पड़ता है। विशेषता क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। याद रखिएगा, पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और इसी पुलिकट झील के अग्रभाग में, ऊपर वाले भाग के अंदर पड़ता है श्रीहरिकोटा द्वीप। और ये श्रीहरिकोटा द्वीप जिसकी विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा, ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। उसके बाद में इसकी विशेषता क्या है? भारत के अंदर एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी। 1969 वह साल है जब 1969 के अंदर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1969 वह साल है जब पहली बार इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1969 वह साल है जब पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 वह साल है जब सेंट्रल सोयल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था। कहां पर? करनाल में। और 1969 वह साल है जब विश्व का प्रथम व्यक्ति जो चंद्रमा के ऊपर गया था जिसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और 1969 वह साल है जब इसरो की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर के अंदर। और वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक बात करें मिसाइल प्रशिक्षण संस्थान है जिसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वो कहां पर स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से मिसाइल वगैरह या उपग्रह प्रक्षेपण वगैरह किए जाते हैं, वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर स्थित है। और कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप जो बंगाल की खाड़ी से पुलिकट झील को अलग करता है, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है, यहां पर एक द्वीप पड़ता है हमारे पास में जिसमें नाम आता है पंबन द्वीप, जिसमें किसका नाम आता है? पंबन द्वीप। और ये पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और पंबन द्वीप जिसका दूसरा नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, रामेश्वरम द्वीप जिसका दूसरा नाम है। पंबन द्वीप को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये शायद सभी क्वेश्चन आपके माइंड में आए होंगे, आपको अवश्य ही समझ में आए होंगे। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये चीजें, सभी चीजें आप साथ के साथ में नोट करते हुए चले। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अरब सागर के द्वीप समूह के साथ। ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप थे, उसके बाद में हम अरब सागर के द्वीप समूह का जिक्र करेंगे। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।